नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 दिनों के करंट अफेयर्स, क्योंकि जैसा कि संडे को आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं चलती है, इसलिए हम संडे और मंडे यानी कि 8 और 9 जनवरी के करंट अफेयर्स को एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो क्वेश्चंस है यानी कि धीरे धीरे इनके वेटेज हर एग्जाम में बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को आप लोग कवर करिए। और जिन लोग के एग्जाम अभी देखिए एसएससी के भी एग्जाम स्टार्ट हो रखे हैं, तो जिन लोग के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं या कुछ दिनों में होने वाले हैं, वो लास्ट जो है 7 से 8 महीने के करंट अफेयर्स को बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर लें आप सभी लोग। और आप लोग जिनके मई और जून में होने वाले हैं एग्जाम, वो अभी से अच्छे से जो है तैयारी भी करते रहे, रिवीजन भी साथ में साथ करते रहे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़िए और अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। सेशन के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं बताती हूँ, उनको नोट डाउन करते हुए चला करिए। और जैसा कि मैं क्वेश्चन आंसर भी आपसे पूछती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में क्रॉस क्वेश्चंस करती हूँ डिस्कशन के दौरान, और बहुत सारे बच्चे जो है स्पेशली देखा जाए तो एके त्यागी जी हो गए, रोली जी हो गई और शमशेर जी हो गए, आप सभी लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं। बस इसी तरह से अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए, देखिएगा रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आएगा। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जल्दी से सेशन को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए आइए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जब भी मैं क्वेश्चन को रीड करूं उसके पहले आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं तो आप वीडियो को पॉज किया करिए, कमेंट बॉक्स में जो है आंसर करिए जो भी आपको ऑप्शन सामने दिख रहा है उनसे, ठीक है। तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारत किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात करेगा। तो ये महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात कर रहा है भारत जो है, और ये संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए, जैसा कि आपको पता है यूनाइटेड नेशन जो एक तरीके से पीस कीपिंग जो है फोर्स जो है तैनात करती है अलग अलग देशों में, जहां पे एक तरीके से अगर कोई गृह युद्ध हो या फिर कहीं पे अशांति हिंसात्मक गतिविधियां हो रही हो, वहां पे संयुक्त राष्ट्र जो है अपनी सेना भेजता है। और इस सेना में जो है विभिन्न विभिन्न देश के द्वारा सैनिक भेजे जाते हैं। भारत जो है उनमें से एक देश ऐसा है जो बहुत समय से संयुक्त राष्ट्र मिशन में अपने सैनिकों को भेजता रहा है, और अभी हाल फिलहाल में महिला शांति रक्षकों का दस्ता भारत में भेजा है। किस देश में? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। करेक्ट आंसर दोस्तों बी, सूडान, ठीक है। सूडान जो कि देखेंगे ईस्ट अफ्रीका से लगा हुआ, ईस्ट अफ्रीका में कंट्री है। और यहाँ पे जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बहुत लंबे समय से सूडान और साउथ सूडान के बीच में एक तरीके से संघर्ष चल रहा है बॉर्डर पे, और उसके वजह से वहां पे जो वहां की महिलाएं हैं, वो जो वहां पे बच्चे हैं, उन पे जो है एक तरीके से हिंसात्मक अमानवीय गतिविधियां हो रही हैं उनके साथ, एक तरीके से हिंसात्मक जैसी स्थिति उत्पन्न है। तो इस स्थिति में उनको राहत पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ सहायता पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत ने अपनी सेना यानी कि महिला शांति सैनिकों को तैनात किया है, पलटन को तैनात किया, आप देख सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अगर सैन्य योगदान देने वाला जो देश है, सबसे ज्यादा, सबसे बहुत सारे देश हैं उसमें से एक भारत है। बहुत ज्यादा जो है सैनिक सहायता सैन्य योगदान देने वालों में से एक भारत है। और यहाँ पे जो है सूडान का एक क्षेत्र है जिसका नाम है अबेई। अबेई में जिस जो स्थिति बनी हुई है, ठीक है, वहां पे उस स्थिति में महिलाओं को, बच्चों को मानवीय सहायता देने के लिए, राहत सहायता देने के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैयार कर रहा है। कौन दोस्तों? भारत। ध्यान रखेगा, कौन? भारत, ठीक है। देश याद रखेगा कहां पे? सूडान। सूडान का भी पर्टिकुलर स्पेस देखिए कौन सा है? अबेई। ये चीज ध्यान रखेगा, अबेई, ठीक है। ये जो है ये बात बताई गई है, ये सूचना जो दी गई है, तो यूनाइटेड नेशन में जो भारत की अस्थायी प्रतिनिधि है जिसका नाम है रुचिरा कंबोज, ठीक है, ध्यान रखेगा, ये नाम भी ध्यान रखेगा, रुचिरा कंबोज, जो कि यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा ये सूचना दिया गया है। अगर हम बात करें जो संयुक्त राष्ट्र में जो अस्थायी मिशन है उसमें जो भारत का क्या क्या योगदान रहा है, सबसे पहली बात करेंगे कि जो 2007 में सबसे पहले जो है महिला दस्ते की तैनाती जो की गई थी वो लाइबेरिया में किया गया था, ठीक है, यहाँ पे है 2007 में किया गया था। और उसके बाद से ये अभी तक का सबसे बड़ा, ठीक है, एकल महिला पलटून है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा? भारत के द्वारा तैनात किया जा रहा है उसके बाद से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि 2007 में लाइबेरिया में पहले महिला
महिला दस्ते की तैनाती के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की भारत की यह सबसे बड़ी क्या है, एकल महिला पलटून होगी। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें पिछले वर्ष की सबसे अधिक जो है सैनिकों को भेजने वाला ये जो संयुक्त राष्ट्र का जो मिशन चलता है, शांति मिशन विभिन्न क्षेत्रों में, उसमें सबसे ज्यादा योगदान देने वाला अगर देश देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2022 तक, ठीक है, 31 अक्टूबर 2022 तक जो है वो रहा। यहाँ पे जो है सबसे अधिक जो योगदान दिया है वो बांग्लादेश ने दिया। ठीक है, बांग्लादेश जो है शांति रक्षक मिशन में सबसे अधिक सेना भेजने वाला देश है। लगभग माना जाता है कि 7017, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7017 सैनिकों को उसने भेजा था। और दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन आता है, अपना देश यानी कि भारत आता है। भारत देखा जाए अभी तक जितने भी शांति मिशन चलाए गए संयुक्त राष्ट्र के 12 मिशन में कुल कितने सैनिक और कर्मियों को भेजा है भारत ने, तो 5887 सैनिकों को उसने भेजा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आप ये देखिए, आपके सामने मैप खुला हुआ है अफ्रीका का, और ईस्ट अफ्रीका का ये मैप है जहां से आप देख रहे हैं सुडान। देखिए ये सुडान है, ठीक है, ये सुडान है और ये साउथ सुडान है। और यहाँ पे बॉर्डर पे ही जो है एक तरीके से स्थिति गड़बड़ है, दोनों ही देशों के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी हिंसा में काफी ज्यादा तेजी आई है, और यहाँ पे जो एक तरीके से तेजी आने से एक संघर्ष की जो स्थिति बनी है, संघर्ष स्थिति में जो महिलाओं के लिए, जो बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण और अमानवीय दशाएं जो है वो एक चिंता का विषय है। और इसीलिए जो है एक तरीके से ये क्षेत्र, ये इलाका सबसे ज्यादा जो है चुनौतीपूर्ण इलाकों में से एक है। और इसमें जो है भारत अपने सैनिकों को भेज रहा है, किसके तहत, यूनाइटेड नेशन फ्लैग के तहत। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। यहाँ पे अगर हम देखें सुडान का, तो देख लीजिए आप, इसकी कैपिटल जो है खार्तूम है। और इसके अगर हम देखें बॉर्डर को, तो इजिप्ट से, लीबिया से, चार्ट से, ठीक है, सेंट्रल रिपब्लिक अब जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, साउथ सुडान से, और ध्यान रखिएगा इथियोपिया और इरिट्रिया से जो अपनी बाउंड्री को साझा करता है। और अगर हम इसके जल मार्गों को देखें तो यहाँ पे रेड सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाल सागर से अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए, मैंने आपको कुछ दिनों पहले इसी मैप को दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा लाल सागर, ठीक है, यहाँ पे कौन सा जो है स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट कौन सा है और ये लाल सागर को किससे जोड़ता है, ठीक है, और किससे अलग करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा स्ट्रेट जो होते हैं, ठीक है, जो जल संधियां होती हैं, जल संधि, ध्यान रखिएगा, जल संधि यानी कि संधि हो रही है किसके बीच में, दो जलों के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल सागर है, और यहाँ पे कौन सी ऐसी जल संधि है, जल है जिसके बीच में ये संधि यानी कि ये जो स्ट्रेट है वो संधि करा रही है। और ध्यान रखिएगा ये दो भौगोलिक स्थितियों को अलग करती है। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री और यहाँ पे कौन सी कंट्री है जो ये स्टेट इसको अलग कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आज आंसर करेंगे। एटलस खोल करके देखना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू हुआ है। पांडुलिपि, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट इसको कहते हैं दोस्तों। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखा गया, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ ये ताम्रपत्र है, ताड़ के पत्ते पे लिखा गया ये पांडुलिपि संग्रहालय जो खुल रहा है, ये जो है विश्व का पहला है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और ऑप्शन आपके सामने है, दिख रहा है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। करेक्ट आंसर इज केरल। केरल में देखा जाए ये विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय है। जैसा कि हमने आपको बताया पांडुलिपि ध्यान रखिएगा क्या है, मनुस्क्रिप्ट है, ठीक है। और पांडुलिपि को कई जगह जैसे कागज हो गया, छाल हो गए, ठीक है, ताड़ के पत्ते हो गए, इन सब पे लिखा जाता है। एक तरीके से अगर हम इसकी परिभाषा को देखने की कोशिश करें तो एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा जो हाथ से लिखी गई लिपि है उसी को हम पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। और ताड़ के पत्र पे लिखा गया जो पांडुलिपि है उसका संग्रहालय खोला जा रहा है, ये विश्व का पहला है और ये भारत में खोला जा रहा है। भारत में किस राज्य में दोस्तों, तो केरल। और केरल में भी अगर आपसे पूछे कहां, तो ध्यान रखिएगा केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं त्रिवेंद्रम, जो कि वो गलत है, ध्यान रखिएगा ये तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम में दुनिया का पहला जो है एक तरीके से ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला जा रहा है। और ये संग्रहालय उस राज्य की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो शैक्षणिक रूप है, वो क्या करेगा, उसको और अधिक समृद्ध करेगा। इस संग्रहालय में देखा जाए कितनी पांडुलिपि है, तो 187 पांडुलिपि होंगी, ध्यान रखिएगा, जो कि वहां पे एक तरीके से वो अपने आप में उस राज्य के जो है
प्राचीन कहानियों का पूरी तरीके से खान होंगी। उस राज्य के बीते हुए समय के, बहुत बीते हुए समय का जो है इतिहास उस हमें संग्रहालय से जानने को मिलेगा। इस दस्तावेज में ध्यान रखिएगा, ये दस्तावेज ताड़ के साफ और स्पष्ट पत्तों पर लिखे गए हैं और रिकॉर्ड यानी कि जहां पे रिकॉर्ड रखा जाता है वहां पे अच्छे तरीके से रखे गए हैं। तो एक तरीके से ये हमें पीछे के समय में जानकारी देते हैं, पीछे के समय के बारे में। इस संग्रहालय की बात करें तो इस संग्रहालय में देखिए कौन कौन सी कहानियों के बारे में हमें मिलता है। सबसे पहली बात तो जब यूरोपी जो थे वो जब भारत की धरती पर आए तो किस तरीके से उनको हराया गया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब वो यहाँ पे आए तो यूरोपीय शक्तियों को हराने वाला जो एशिया का पहला साम्राज्य था दोस्तों वो भारत का था। और भारत में कौन था? त्रावणकोर। ध्यान रखिएगा त्रावणकोर था, ठीक है। और त्रावणकोर के बारे में ही यहाँ के त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का संग्रह हमें इस संग्रहालय में देखने को मिलेगा। इसमें बात करें संग्रहालय में जो कि त्रावणकोर के इतिहास देखा जाए दोस्तों, इस साम्राज्य का इतिहास बहुत पुराना रहा है। लगभग देखा जाए तो ये 650 बरस का पूरा राज करने वाला इस साउथ में यानी कि केरल वाले पूरे क्षेत्र में त्रावणकोर साम्राज्य था। और वो लगभग 9वीं शताब्दी के, मतलब बात करेगा 19वीं शताब्दी के आखिरी तक, लगभग देखा जाए 650 वर्षों तक उसने शासन किया। और उस पूरे शासन के दौरान जो त्रावणकोर साम्राज्य की जो कुछ भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, जो कुछ भी सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जो उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं थी, उन सब के बारे में इस संग्रहालय में हमें जानकारी मिलेगी। इसी के साथ साथ देखें तो राज्य के मध्य में देखिए जो कोची है और साथ ही साथ जो उत्तर में मालाबार है, उनके भी बारे में हमें यहाँ पे झलक देखने को मिलेगी। तो स्पेशली त्रावणकोर साम्राज्य का जो पिछला 650 का इतिहास है उस सब के बारे में हमें जानकारी मिल रहा है। इस संग्रहालय में देखा जाए हमें एक युद्ध के भी बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, कोलाचेल का प्रसिद्ध युद्ध। ध्यान रखेगा जो कि 1741 में लड़ा गया था डच और त्रावणकोर के राजा के बीच में। तो यहाँ पे जो थे त्रावणकोर के राजा थे, बहुत वीर राजा थे, शक्तिशाली राजा थे। आप लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा, अनिजाम तिरुनल मार्तंडवर्मन। उनका समय देख लीजिए क्या है, 1720 से लेकर के 1758 के बीच का है। और ये जो युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा इस युद्ध जो हुआ था ये 1741 में हुआ था। और इसमें मार्तंडवर्मन जी ने डच इंडिया कंपनी को पराजित कर दिया था और उनके प्रसार को रोक दिया था, ठीक है। तो ये इतिहास जो है हमें बताएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कोलाचोल जो है ये कहाँ पे इस समय है, तो ये वर्तमान में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जो है भारत के भौगोलिक स्थिति का सबसे नीचे यानी कि सबसे देखा जाए यहाँ पे आपको कन्याकुमारी देखने को मिलेगा, ठीक है। कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पांडुलिपि वाला जो संग्रहालय है, ठीक है, ताम्रपत्र पर, ठीक है, यानी कि ताड़ के पत्तों पर पहला पांडुलिपि संग्रहालय केरल में, ठीक है। कौन से? यहाँ पे केरल में भी तिरुवनंतपुरम में। इस अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ आपको याद रखना है तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कोलाचेल का प्रसिद्ध युद्ध, ठीक है, अभी चर्चा में आ गया है ये, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्तंडवर्मा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्रावणकोर के राजा मार्तंडवर्मा और डचों के बीच में था। डचों को उन्होंने पराजित किया था। युद्ध जो था वो 1741 में लड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश के मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दिया है। तो यहाँ पे देखिए किस देश का नहीं होना था बच्चा, यहाँ पे होना था किस देश ने, ठीक है, किस देश ने, ठीक है, मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दिया। देखिए मक्खियों के बीच में एक बैक्टीरियल डिजीज थी जो कि फैल रही थी, संक्रामक बीमारी थी, उसकी वजह से बड़ी संख्या में मधुमक्खियों की जान जा रही थी, मधुमक्खियां मर रही थी। तो अभी तक उस संक्रामक बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन फिर वहां पे जो है इस देश के कृषि विभाग के द्वारा एक टीका का निजात, वहां के जो है वहां के उस देश के एक, माफ करिएगा, एक रिसर्च सेंटर ने एक टीके को आविष्कार किया, टीकों को बनाया और फिर उस वहां के जो कृषि विभाग के द्वारा उस टीके को मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं ये देश कौन सा है जिसने दुनिया के पहले, ध्यान रखिएगा, मधुमक्खियों के लिए जो है पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दिया है। वो देश देखिए अमेरिका है, ठीक है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है, उससे ना सिर्फ मानव बल्कि देखा जाए जानवर, मक्खी सब प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरीके की आज हमारी वर्तमान की जीवन शैली हो गई, लाइफ स्टाइल हो गई है, उससे देखा जाए आप कई तरह की बीमारियां हमें रोज सुनने को मिलता है। और इससे देखा जाए तो हर कोई प्रभावित हो रहा है, जीव जंतु मानव हर कोई प्रभावित हो रहा है। लेकिन
लेकिन अगर देखें हमारे पर्यावरण में, यहाँ तक कि हमारे अगर देखा जाए जो हम अनाज उत्पादन करते हैं, हमारे भोजन के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है वो ये मक्खियां निभाती हैं। अगर इनकी संख्या कम होगी तो कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी। यही चीज है यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से इनकी संख्या घट रही थी जिस बीमारी की वजह से, उस बीमारी का टीका निजात किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए जो अमेरिका का कृषि विभाग है, ध्यान रखेगा, उसने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो अमेरिकी कृषि विभाग ने देखा जाए, वहां की एक बायोटेक कंपनी है अमेरिका की जिसका नाम है डालन एनिमल हेल्थ। ठीक है, हेल्थ है, ध्यान रखिएगा, हेल्थ नहीं है, हेल्थ है। ठीक है, उसके द्वारा एक टीका बनाया गया, मधुमक्खी यहाँ पे जो है वैक्सीन के लिए लाइसेंस प्रदान कर दिया है। ठीक है, और ये मधुमक्खियों का एक रोग है जो कि वहां पे एक संक्रामक रोग है जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, अमेरिकी फाउल ब्रूड। ये डिजीज का नाम ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो डिजीज है ये वायरल है कि ये बैक्टीरियल है कि ये प्रोटोजोआ है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जिससे ये जो बैक्टीरिया है वो मधुमक्खी के लार्वा को प्रभावित करती हैं और इसकी वजह से इनकी मृत्यु होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, अमेरिकी फाउल ब्रीड रोग है। इससे बचाने के लिए अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी है जिसका नाम है डालन एनिमल हेल्थ, उसने एक वैक्सीन बनाई और इस वैक्सीन को लाइसेंस जो है वो अमेरिका के कृषि विभाग ने क्या किया है, दे दिया है, उसको ओके कर दिया कि हाँ अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैक्सीन का उद्देश्य देख लीजिए क्या है कि ये जो है संक्रामक बीमारी फाउल ब्रूड पर क्या करना, अंकुश लगाना, क्योंकि ये क्या कर रही है, मधुमक्खियों को प्रभावित कर रही हैं। ये देखा जाए, ये जो फाउल ब्रूड है वो पेनिवेलिस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेनिवेलिस लार्वा बैक्टीरियम के कारण होता है, एक गंभीर बीमारी, और ये छत्ते को कमजोर और मार सकती है। ठीक है, तो एक तरीके से मधुमक्खियों को कमजोर करती हैं, उनको मार देती हैं। तो ये बैक्टीरियम ध्यान रखिएगा, पेनिबैसिलस लार्वा बैक्टीरियम, जो कि मधुमक्खी के लार्वा को प्रभावित करती है। नाम क्या, ध्यान रखिएगा, बीमारी कौन सी है, फाउल ब्रीड। ठीक है, अमेरिकन फाउल ब्रीड बैक्टीरिया से होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से स्पेशली देखिए इस टाइप के प्रश्न हमारे यूपीएससी पीसीएस में जरूर पूछे जाते हैं। ये इसलिए क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार कर लीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार हो गया है। तो यह देखिए यहाँ पे जो है ना, गाड़ी की जो है, ऑटो जो है, व्हीकल्स की जो है बिक्री बहुत तेजी से हुई और ये सबसे बड़ा जो है व्हीकल मार्केट जो हो गया है, ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर का भारत हो गया है। और किस देश को पीछे छोड़ा है, अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान। तो ऑप्शंस देखिए आपके सामने दिख रहा है, मैंने ऑप्शन को रीड भी कर लिया है और आप लोग आंसर करें। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी है। ठीक है, जापान को पीछे छोड़ा। देखिए जापान को तो ये हर जगह पीछे छोड़ दे रहा है ना, इस्पात के भी मामले में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी इससे जापान को पीछे छोड़ दिया, ऑटोमोबाइल के भी मामले में इससे जापान को छोड़ दिया। तो एक तरीके से भारत जो है एशिया में बहुत तेजी से विकसित होने वाला देश है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये हर सेक्टर में बढ़ रहा है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें अभी जिस तरीके से अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, निल्केई एशिया की रिपोर्ट, उसमें ये बताया गया है कि भारत जो है ऑटोमोबाइल मार्केट में, ठीक है, व्हीकल्स के मार्केट में जापान को पीछे छोड़ दिया है और ऑटो बाजार में जो है ये तीसरे स्थान पे आ गया है। कौन, भारत। अगर हम बात करें, ठीक है, ये रिपोर्ट देखिए कौन सी है, निल्केई एशिया रिपोर्ट। ठीक है, उसी ने ये बताया है कि भारत जो है अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। अगर हम बात करें कि पहले स्थान पे कौन है ऑटो मार्केट में, तो यहाँ पे देखा जाए चीन पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे अमेरिका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां से आपकी चीजें बन सकती, क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी देखा जाए, अगर हम देखें कि 2022 में भारत की क्या स्थिति रही थी, तो यहाँ पे जो है जितने भी जो है ऑटो, यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स जो बिकी हैं, बिकने वाले अधिकांश क्या थे, ऑटो जो थे वो हाइब्रिड वाहन थे और साथ ही साथ गैसोलीन द्वारा संचालित वाहन थे। हाइब्रिड वाहन भाई क्या होता है, हाइब्रिड यानी कि दो तरीके का, यानी कि ऐसे वाहन, ऐसे व्हीकल्स जो अपने आप को चलाने के लिए दो तरह के एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड वाहन कहते हैं। और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा बिका है इस समय 2022 में, सबसे ज्यादा हाइब्रिड व्हीकल्स बिके हैं। हमें गैसोलीन से चलने वाले जो है गाड़ियां देखने को मिली हैं जो बिकी हैं। तो ये रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछे कि भाई ऑटो मार्केट में दुनिया में सबसे पहले स्थान पे कौन आता है बाजार के मामले में, तो चाइना आता है, देन उसके बाद आपका यूएसए आता है, देन उसके बाद इंडिया आ गया है। इंडिया ने किसको रिप्लेस किया है, जापान को रिप्लेस किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए
आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उद्घाटन किया गया? देखिए, जिन लोगों को पता होगा बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा इनको कहते थे, और इन्हीं के नाम पे जो है एक राज्य सरकार के द्वारा स्टेडियम बनाया गया है, और इस स्टेडियम का जो है, इस हॉकी स्टेडियम का अभी उद्घाटन हुआ है। ये राज्य कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से आंसर करें आप सभी लोग। और हाँ, सेशन को शेयर करते रहें आप सभी लोग, लाइक भी करते रहें, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, उड़ीसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा जो है, उड़ीसा की सरकार ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो अगर बिरसा मुंडा के यहाँ पे देखें, उड़ीसा जो है, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? उन्होंने, वो है नवीन पटनायक। और जैसा आपको सब लोगों को पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो इस साल का जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 होने वाला है वो भारत में होने वाला है। और भारत में भी किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा। तो उड़ीसा मेजबानी कर रहा है। उड़ीसा में देखा जाए, वहां पे राउरकेला के सबसे बड़े जो है हॉकी स्टेडियम में से एक, ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा। तो वहां पे देखिए, यहाँ पे जो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कौन सा दोस्तों? अभी इस साल का 2023 का जो हॉकी विश्व कप होने वाला है पुरुषों का, वो उड़ीसा में ही हो रहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से हमें देखिए दो चीज देखने को मिली, एक तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा, और उड़ीसा जो है वो मेजबान राज्य है इस बार का पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का। अगर हम देखें इस स्टेडियम की क्षमता के बारे में बात करें, तो स्टेडियम जो है लगभग 20,000 लोगों के बैठने की यहाँ पे क्षमता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा, अगर हम हॉकी स्टेडियम की दोस्तों बात करें, तो वो पाकिस्तान का है, जो यहाँ पे लाहौर नेशनल स्टेडियम है। इसकी क्षमता देखिए लगभग 45,000 जो है यहाँ पे पब्लिक जो है, ऑडियंस यहाँ पे बैठ सकती है। और दूसरे स्थान पे देखा जाए तो 30,000 क्षमता वाला जो है स्टेडियम कौन सा है? चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम। तो अगर हम भारत में देखें तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम चंडीगढ़, ओवरऑल देखा जाए तो चंडीगढ़ दूसरे स्थान पे आ जाता है। पहले स्थान पे ध्यान रखिएगा लाहौर नेशनल स्टेडियम है। राउरकेला देखिए इसी के साथ साथ जो है तीसरे स्थान पे आ रहा है राउरकेला स्टेडियम, जो कि दूसरे सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ध्यान रखिएगा, भारत का, देश का, ठीक है। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसके द्वारा इस हॉकी जो है प्रतियोगिता, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हॉकी विश्व कप होने जा रहा है, जिसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा किया जा रहा है हॉकी विश्व कप 2023। और ध्यान रखिएगा ये इस साल का 15वां संस्करण है, ठीक है, 15वां संस्करण है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का। आयोजन जो होगा दोस्तों वो उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। कब शुरू होगा? 13 जनवरी से शुरू होगा, 29 जनवरी तक चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उड़ीसा जो है लगातार दूसरी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले भी उड़ीसा ने हॉकी विश्व कप की मेजबानी की है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की दोस्तों बात किया जाए, तो इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 1924 में हुई थी लोस ने, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में एक जगह है, इसका हेडक्वार्टर है। और ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, ठीक है, उसके द्वारा इसे विश्व भर में हॉकी के लिए एकमात्र शासी निकाय की मान्यता दिया है। तो पूरा देखा जाए विश्व भर में जो हॉकी के लिए एकमात्र शासी निकाय कौन सा है दोस्तों? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। किसके द्वारा मान्यता प्राप्त? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका ये हेडक्वार्टर हो जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि उड़ीसा ने इसके पहले किस वर्ष में जो है हॉकी विश्व कप की मेजबानी की थी। अभी 2023 में ये दूसरी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। आइए अगला प्रश्न है, भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट किस राज्य में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये देखिए पर्पल फेस्ट हम लोगों ने बहुत पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी इसका आयोजन हो चुका है, इसलिए इसको फिर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ऑप्शन आपके सामने है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। करेक्ट आंसर इज ए है, गोवा में पर्पल फेस्ट हुआ है और ये भारत का पहला समावेशन महोत्सव है। और यहाँ पे जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने जो है 6 जनवरी को गोवा में
पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी भारत के समावेशन का पहला उस महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, ये जो पर्पल फेस्ट है जो कि सेलिब्रेट कर रहा है भारत की डाइवर्सिटी को, ठीक है, विविधताओं में एकता के आधार पे, इसकी शुरुआत 6 तारीख को हुई थी और ये जो है 7 जनवरी तक चला है। इस उत्सव का अगर हम देखें तो ये जो उत्सव है पर्पल फेस्ट, ये बेसिकली देखा जाए दिव्यांग जनों के लिए आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या है कि सारे लोगों को किस तरीके से समावेशी, एक तरीके से सभी लोगों, पूरी दुनिया को एक साथ लाने के लिए, पूरी दुनिया को एक समावेशी दुनिया बनाने के लिए सबको किस तरीके से एक साथ जोड़ा जाए उन सबको, ताकि ये जो दिव्यांग जन है वो अपने आप को अलग ना समझे, वो सब हम लोग की तरह समझे अपने आप को, इसलिए इस फेस्ट को आयोजित किया गया था। अगर हम देखें यह फेस्टिवल देखा जाए तो एक तरीके से जो दिव्यांगजन है उनके सशक्तिकरण के जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है ये काफी मदद करेगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं गोवा के बारे में, तो गोवा देखो इसके कैपिटल क्या है, पणजी है। वर्तमान में जो इसके राज्यपाल है PS श्रीधरन है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है प्रमोद सावंत। अगर हम बात करें यहाँ के विधानमंडल की तो वो एक सदनीय है। यहाँ पे विधानसभा है, 40 सीटें हैं। अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो राज्यसभा में गोवा की 1 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 2 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। गोवा से संबंधित कुछ और भी हम तथ्य देख लेते हैं जो अभी हाल फिलहाल में करंट में था। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें सबसे पहले चीज क्या देख रही है, जो इस साल यानी कि 2023 में जो 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है वो गोवा में हो रहा है। ठीक, तो गोवा जो है वो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करेगा। आपसे पूछ दे कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किसने किया था दोस्तों, तो गुजरात ने किया था। ये चीज ध्यान रखिएगा, गुजरात ने किया था। ठीक है, 36वें। और 37वां कौन कर रहा है दोस्तों, ये कर रहा है गोवा कर रहा है। वही बात करें, गोवा जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हर घर में जल है। ठीक है, टैप के माध्यम से पानी मिलता है और ये ऐसा सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला अगर पहला राज्य कोई है तो वो है गोवा है। लेकिन अगर आपसे वही पूछ दे कि हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहला था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दादर नगर हवेली, दमन एंड द्वीप जो है ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। वही बात करें अगर गोवा का स्थापना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि गोवा जो है 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और यहाँ पे देखिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। किससे मुक्ति दोस्तों, पुर्तगालियों से। ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों ने बहुत लंबे समय तक, लगभग कहा जाता है 1510 से, ठीक है, 1510 से लेकर के 1961 तक जो है वो गोवा पे शासन किया। गोवा इनके भाग रहा गोवा को, और ये गोवा नहीं छोड़ना चाहते थे। ऑपरेशन विजय चलाया गया, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद जो है इन्होंने जो है भारत ने मुक्त कराया पुर्तगालियों से, जिस कारण से 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद पहले तो ये शुरू में यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश रहा, बाद में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 30 मई को 1987 को। इसीलिए हम उस दिन गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की जो मेजबानी करने जा रहा है दोस्तों वो करने जा रहा है भारत। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, भारत करने जा रहा है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत देखिए ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करने जा रहा है। 2 दिवसीय समिट चलेगा। ये सम्मेलन 12 तारीख को शुरू होगा, 13 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, एक तरीके से आभासी रूप में किया जाएगा, वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। और इस सम्मेलन में लगभग देखा जाए 120 से अधिक जो है देश हिस्सा लेंगे। थीम की बात किया जाए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की, तो इसकी थीम देखिए क्या है, आवाज की एकता। ठीक है, आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, यानी कि यूनिटी ऑफ वॉइस। ठीक है, लोगों के किस तरह का यहाँ पे देखिए उद्देश्य क्या है इसका, एक तरीके से तो देखिए जितने भी जो डेवलपिंग नेशन है यानी कि जो विकासशील देश हैं, ठीक है, विकासशील देश में जो कुछ भी वर्तमान चुनौतियां हैं, उन चुनौतियां कौन कौन सी चुनौतियां, उनके सामने क्या क्या समस्याएं हैं, उन सारी समस्याएं, उन सारी चुनौतियों पर विचार विमर्श करना जो है, विचार विमर्श करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना, यही है इसका क्या प्रयास, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का। ठीक है, ये भारत का अपना एक प्रयास है। और ध्यान रखिएगा सम्मेलन जो है वो किससे प्रेरित है, तो वो भारत के वसुदेव कुटुंबकम से प्रेरित है। वसुदेव कुटुंबकम यानी कि ये धरती क्या है, एक
एक ही परिवार है। यानी कि एक तरीके से हम वसुधैव कुटुंबकम, भारत जो है, भारत और भारत के लोग एक चीज पे विश्वास करते हैं, वो है वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि हम एक ऐसे संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं जो पूरी दुनिया को अलग नहीं बल्कि अपना परिवार मानती है, और इस पूरे दुनिया में जो भी समस्या है वो हमारी ही समस्या है। हम एक परिवार की तरह इन समस्याओं को क्या करते हैं, इन समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं, और मिल करके सभी लोग इस धरती पे जितने लोग हैं वो सब मिल करके इस धरती की समस्याओं को जो है उसका समाधान निकालने के लिए एक साथ विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये एक सम्मेलन यानी कि वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट किससे प्रेरित है दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि ऐसा नहीं कि आपकी समस्या आपकी समस्या है, मेरी समस्या मेरी नहीं, आपकी भी समस्या हमारी समस्या और आपकी समस्या का हम सब मिल करके निदान निकालेंगे, यही इससे प्रेरित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 1 वीक 1 लैब अभियान का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया दोस्तों, तो कहाँ पे 1 वीक 1 लैब का अभियान का शुभारंभ जो किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है एक अभियान जिसका नाम है 1 वीक 1 लैब अभियान का शुभारंभ किया गया है। अभियान का जो शुभारंभ किया है वो देखिएगा केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का, तो भारत में तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करना। तो भारत में जिस तरह की भी भारत की जो तकनीकी सफलताएं रही हैं, जो कुछ भी नए इन्वेंशन रहे हैं उनके बारे में उनको प्रदर्शित करना, और साथ ही साथ जो देश के नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देना। तो एक तरीके से उनका प्रदर्शन करना और इसी के माध्यम से देश की जो है नवाचार संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही देखा जाए इस अभियान में देश में फैले लगभग कितने 37 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च प्रयोगशालाओं और संस्थानों में से प्रत्येक में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, एक सप्ताह एक प्रयोगशाला 1 वीक 1 लैब अभियान जो है इस अभियान में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता, नवाचार और तकनीकी सफलता प्रदर्शित करेगा। ये कौन सा 1 वीक 1 लैब। अब देखिए यहाँ पे एक संस्थान परिषद के बारे में पढ़ रहे, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, इसके बारे में देख लीजिए, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में देख लीजिए। परिषद अक्सर चर्चा में रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया जाए। तो इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी दोस्तों, 26 सितंबर 1942 में हुई थी, 26 सितंबर 1942 में हुई थी। अगर हम बताएं तो ये देखिए इसकी जो स्थापना हुई है पंजीकृत है सोसाइटी के रूप में। ठीक है, CSIR जो है वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एज अ सोसाइटी के रूप में ये रजिस्टर है। और ध्यान रखिएगा ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान और विकास संगठन है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये फाइनेंस की जाती है और उसी के माध्यम ये भारत की सबसे बड़ी जो है रिसर्च के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा संगठन है, सार्वजनिक वित्त पोषित। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से राज्य में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन हुआ है। तो पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का जो आयोजन हुआ है 2023 का, तो पूर्वोत्तर राज्य में ही हुआ होगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ होगा, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। दोस्तों करेक्ट आंसर सी है, मेघालय में जो है इसका आयोजन किया गया है, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ मेले का आयोजन हुआ है। तो मेघालय का जो एक जगह है जिसका नाम है उमियाम। ठीक है, उमियाम, वहां पे लिखे 5 से लेकर के 7 जनवरी तक पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन हुआ है। इसका उद्घाटन जो है पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का जो उद्घाटन किया गया है वो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। उन्होंने देखा जाए ये जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वहां पे उमियाम के लिए ICAR अनुसंधान परिषद के 49वें स्थापना दिवस में साथ ही साथ उन्होंने भाग लिया। इंपॉर्टेंट देखिए क्या है आपके लिए, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन मेघालय के उमियाम में हुआ था। ठीक है, आइए अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि केविन मैकार्थी किस देश के प्रतिनिधि सभा में नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष हैं केविन मैकार्थी, किस देश में, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर यहाँ पे जर्मनी। दोस्तों करेक्ट आंसर इज ए है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है उसके अध्यक्ष पर्सन ये नियुक्त हुए। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी से हैं।
केविन मैकार्थी, और ये अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने हुए हैं। इनका देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो नैन्सी पेलोसी का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की थी ये, और वहां पे वर्तमान में डेमोक्रेटिक पार्टी ही है, ठीक है, सत्ता में। यहाँ पे जो है अमेरिकी संसद में जो है 15 दौर की वोटिंग के बाद रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी को प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में चुन लिया गया है। वो अमेरिका प्रतिनिधि सभा के कौन से 55वें स्पीकर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इससे पूर्व देखा जाए वो क्या थे, तो वहां पे जो है प्रतिनिधि सभा यानी कि सदन में वो हाउस जो है हाउस माइनॉरिटी लीडर के रूप में वो काम कर रहे थे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या हो गया कि ये केविन मैकार्थी जो है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि, चलिए आइए सबसे पहले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला फैक्ट्स है कि हाल ही में बैंक ऑफ सिंगापुर ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। किसे, जैसुन मू को, ठीक है। जैसुन मू जो है वो बैंक ऑफ सिंगापुर के नए सीईओ नियुक्त हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अगले स्पीकर जो नियुक्त हुए हैं वो कौन है, कुलदीप सिंह पाटनिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुलदीप सिंह पाटनिया किस राज्य के विधानसभा के स्पीकर नियुक्त हुए दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश के। वही बात करें साल 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी, उसको मैंने करेक्ट कर दिया। और ये थी कंपनी देखिए ओएनजीसी। ओएनजीसी जो है ये 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी है। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। नेशनल स्काउट एंड गाइड जबोरी का मेजबानी कौन सा राज्य किया, राजस्थान ने किया, ठीक है। और वही देखिए 50 साल पुराने विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है, उड़ीसा बन गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैंने बहुत ज्यादा आपसे आज क्वेश्चंस नहीं किए, लेकिन जितना भी किया मैंने क्वेश्चन, आपसे उम्मीद है कि आप आंसर करेंगे उसका। बाकी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। देखिए रोली जी आप कह रही थी कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, हम अभी देख लेते हैं क्या रीजन है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। बाकी डाउनलोड आपको जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ही अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, आप लोग लाइक्स बढ़ाएं आप लोग, ठीक है। तो बाकी फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।